फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टार्ट करा था। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था उसके क्या मीनिंग होते हैं, उसका नेचर और स्कोप के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन। अ कंपनी में चूज एनी मोड ऑफ एंट्री इनटू द ओवरसीज मार्केट, इट्स स्ट्रैटेजी और orientation is critical to its function in those markets. International market orientation is firm specific. Not all business in a particular industry would have some market orientation. International market orientation of a firm determine the involvement and complexities of operation in overseas market. तो जो कंपनी होता है, कंपनी का खुद का डिसीजन होता है कि उसको कौन से मोड ऑफ एंट्री को चूज़ करना है अपने मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद आता है ये एक फर्म स्पेसिफिक होता है, मतलब जिस फर्म को जो सुटेबल लगे वो उस मोड ऑफ एंट्री को चूज़ कर सकता है। Marketing research and authorities agree upon three approaches to international marketing that guide strategy thinking of firm. These approaches are domestic market extension concept, ethnocentric, डोमेस्टिक मार्केट एक्सटेंशन कंसेप्ट, इसका मतलब होता है एथनोसेंट्रिक। दूसरा आता है मल्टी डोमेस्टिक मार्केट, इसका मतलब होता है पॉलीसेंट्रिज्म। और थर्ड आता है हमारा ग्लोबल मार्केट ओरिएंटेशन, इसका मतलब होता है जियोसेंट्रिज्म। तो ये हमारा जो मार्केटिंग रिसर्च होता है वो थ्री अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड होता है। फर्स्ट वन इज़ एथनो, सेकंड वन इज़ पॉलीसेंट्रिक और थर्ड वन इज़ जियोसेंट्रिज्म। तो इसको हम ईपीजी से भी बोलते हैं। ईपीजी के अंदर आता है हमारा एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिज्म और जियोसेंट्रिज्म। इट फ्रेमवर्क वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉवर्ड वी परम्यूचर इन हिज आर्टिकल The Evolution of Multinational Enterprise, published in the Columbia Journal of World Business in 1969. This framework was later extended by Wynne Douglas in 1973 to include a fourth approach called regionocentrism, thus creating this new version of a model called EPRG framework. तो जो सबसे पहले ये जो मॉडल था इसको किसने डेवलप करा था? हॉवर्ड ने। उसके बाद इसको थोड़ा फर्दर एक्सटेंशन हुआ और उसको विन डगलस ने 1973 के अंदर इसके अंदर एक और फैक्टर को इंक्लूड कर दिया जिसके अंदर था रीजियोसेंट्रिज्म के बारे में उसने बताया। तो इसके बारे में ये आगे चलकर इसको किस नाम से बताया गया? EPRG फ्रेमवर्क, EPRG थ्योरम। तो EPRG का मतलब क्या है? एथनोसेंट्रिज्म, P से आता है पॉलीसेंट्रिज्म, R से आता है रीजियोसेंट्रिज्म और G से आता है हमारा जियोसेंट्रिज्म। तो अब ये क्या होता है हम इसके बारे में बात करते हैं। द एथनोसेंट्रिज्म ओरिएंटेशन. The word ethnocentrism has been coined from the Greek word ethno, meaning nation, and centrism, meaning center. It is thus viewed that a particular ethnic group value and belief and superior to others when company not differentiate between domestic and foreign market. तो जो वर्ड है हमारा एथनोसेंट्रिज्म, ये किससे निकला है? ये ग्रीक वर्ड से निकला है। एथनो का मतलब होता है हमारा नेशन और सेंट्रिज्म का मतलब होता है सेंटर, मतलब नेशन सेंटर। इसके अंदर हम पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के बारे में बात करते हैं, वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं और बिलीव्स के बारे में बात करते हैं जो कि सुपीरियर होता है किसी दूसरे से। इसके अंदर हम अपने कंपनी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अपने कंपनी को डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी डोमेस्टिक के साथ या फिर फॉरेन मार्केट के साथ। तो ये हमारे डोमेस्टिक मार्केट है जिसके अंदर हमने अपनी 3 कंट्री के बारे में उनसे डिफ्रेंशिएट करा है कि किस तरह से वो अलग है। द पॉलीसेंट्रिज्म. Once an organization recognizes the importance of difference in international market, its orientation towards them may shift from ethno to poly. Polycentric orientation work well from organizations that operate in market that differ significantly in terms of economic, political, and legal and cultural environment. Organization may operate through wholly owned subsidiary or separate marketing subsidiary for each of its market. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हमने एथनो से पॉली के अंदर अपने आप को शिफ्ट कर लिया। पॉली के अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन अलग काम करती है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसके अंदर हम किस तरह से अपना डिफ्रेंशिएट करते हैं? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल और कल्चरल इन्वायरमेंट के बेसिस पे हम अपने कंपनी को या अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को अलग दिखाते हैं किसी दूसरे से। इसके अंदर आता है हमारे जैसे कंट्री A, B और C अपना अलग अलग बताएंगे कि किस तरह से वो अलग है। रीजियोसेंट्रिज्म के अंदर आता है रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन फॉल बिटवीन। ये हमारा जो होता है ये पॉलीसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक इन दोनों के बीच में आता है।
Geocentrism orientation, the firm accept a legal approach to marketing wherein a group of country having comparable marketing characters become a segment. Similarity are sought on the basis of economic and political cultural dimensions. The same marketing mix can be applied across one set of country called regional. Recognize the common feature of regional and design regional strategies. तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा बीच में पड़ता है पॉलीसेंट्री और जियोसेंट्री के बीच में। इसके अंदर हम बात करते हैं कि हमारा जो रीजनल ओरिएंटेशन है उसके अंदर हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी क्या क्या रीजनली हमारी क्या क्या अप्रोच होंगी मार्केटिंग के अंदर, हम क्या क्या अपने कौन कौन सी मार्केटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएंगे, उनके सेगमेंट कैसे होने वाले हैं, हम अपनी सिमिलैरिटीज़ दिखाएंगे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल डायमेंशंस के बेसिस पे। इसके अंदर हम ये दिखाते हैं कि जो हम मार्केटिंग मिक्स यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से अलग है दूसरे के साथ, तो इसे हम बोलते हैं रीजन्स। इसके अंदर हम ये देखते हैं कॉमन फीचर्स के बारे में बात करते हैं और सिमिलैरिटी डिफरेंसेस इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर हमने जैसे अपना रीजनल ऑफिस 1 लिया, उसको हमने बताया कि किस तरह से ए, बी और सी के साथ क्या क्या इनकी सिमिलैरिटी है। रीजनल ऑफिस 2 लिया, इसके अंदर हमने बताया कि इसकी कंट्री डी, पी और डब्ल्यू इसके साथ क्या क्या सिमिलैरिटी और क्या क्या डिफरेंसेस है, तो इसके अंदर हम इनके बारे में बात करते हैं। Geocentric orientation, a company with geocentric orientation accept a world-wide approach to marketing and favor neither the home country nor the foreign country in which it's operate. A company firm treat the whole world as one market. तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम वर्ल्ड वाइड अप्रोच को यूज़ करते हैं। इसके अंदर ना तो वो फेवर करता है, ना तो हम अपने होम कंट्री के बारे में उनको फेवर करते हैं और ना ही हम फॉरेन कंट्री का फेवर करते हैं जहाँ पर वो ऑपरेट कर रहा होता है। इसके अंदर बस फर्म यही बोलती है कि हमें एक ऐसी अप्रोच लेनी चाहिए जो हमारी होल वर्ल्ड के अंदर यूज़ हो सके। इसके अंदर हम अपने होल वर्ल्ड को एक मार्केट की तरह लेकर चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारी EPRG फ्रेमवर्क किस तरह से होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मेरी प्रीवियस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।